एचआर जर्नलिस्ट के 15 फंक्शंस देख लेने के बाद अब तो ऐसा लगता है कि हम मास्टर बन चुके हैं। किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे एचआर जर्नलिस्ट के या फिर ऑपरेशंस के या एग्जीक्यूटिव के, किसी भी ऐसे प्रोफाइल के जो कि बहुत ही जनरल है एचआर का, तो हम यूं क्लियर कर लेंगे अपना इंटरव्यू। लेकिन अभी एक चीज रह जाती है और वो रह जाती है कि भाई ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हम अपने अंदर डेवलप कर लें, या फिर अगर हमारे अंदर हैं तो हम उनको और ज्यादा एक्सपर्टाइज लेवल पर लेके जा सकते हैं, जैसे कि जब हम एचआर जर्नलिस्ट बन जाएं तो हम बहुत ही अच्छे से काम कर सके। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो सही आए हैं, बिकॉज आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप सो आप पीछे के सारे सेशंस देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखिए, बिकॉज जो आपके कमेंट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में उससे साफ पता चलता है कि आपने सारे सेशंस नहीं देखे हैं और इसी वजह से ये कमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी उन पे सेशंस बने हुए हैं जो चीजें आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, सो उन्हें देख लीजिए, और इसलिए भी देखना जरूरी है बिकॉज आधा अधूरा ऐसे देखेंगे तो सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि सिर्फ काम करते वक्त आती हैं, वो मैं बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ, तो वो खाली कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आंसर करने से नहीं मिल सकती, राइट। स्टिल आपके कमेंट्स तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां तो मैं आंसर करती ही रहूंगी। चलिए, ये है बोनस कि अगर आप पूरा सेशन देखेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, राइट। सो अब चलते हैं अपने स्किल्स पे। एचआर जर्नलिस्ट के लिए अगर हम जा रहे हैं या हम एचआर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत सारे फ्रेशर हैं तो बनना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी स्किल्स होंगी जो हम अपने अंदर डेवलप कर लें, जो हमारे अंदर हैं उन्हें पहचान लें, तो हम इस प्रोफाइल में विन कर सकते हैं। लेकिन अब एक क्वेरी आएगी जो कि अभी पहली बार आए होंगे सेशन में। पहली बार से याद आया, अगर आप पहली बार आए हैं तो क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब बटन पे, मीन्स इसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज नोटिफिकेशंस वहीं से मिलेंगे जो आप सेशन रिक्वेस्ट करेंगे। जब वो सेशन आएंगे तो आप तक जरूर पहुंचेंगे, राइट। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है मेरे लिए। ओके, चलिए ये बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि एचआर जर्नलिस्ट प्रोफाइल के लिए चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि जो एचआर जर्नलिस्ट है वो क्या काम करता है, ये हम देख चुके हैं पीछे, और 15 फंक्शंस मैंने आपको बताए थे। ये एक बहुत ही जनरल प्रोफाइल है, ये मिसलेनियस वर्क कह सकते हैं, एचआर के डे टू डे ऑपरेशंस का वर्क आप इसमें कह सकते हैं। मतलब आप ये कहिए कि ये कोई स्पेशलाइज नहीं है, जैसे कि एचआर रिक्रूटर होता है तो भैया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाली रिक्रूटमेंट। अब अगर आप एचआर जर्नलिस्ट हायर हुए हैं तो सबसे अच्छी एडवांटेज है कि बहुत सारा काम सीखने को मिलेगा। यस, क्योंकि इसमें बहुत सारा एचआर का मिसलेनियस वर्क होगा, और जिससे कि आप हायर पोजीशंस पे भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब आप सारा काम एचआर का कर पहुंचेंगे तो और हायर पोजीशंस पे क्या चाहिए, फिर तो डिसीजन मेकिंग ही चाहिए होती है, प्लानिंग चाहिए होती है, और भी कुछ चीजें हैं जो चाहिए होती हैं, उनके बारे में हम सीनियर प्रोफाइल्स में डिस्कस करेंगे, राइट। सो चलिए स्किल्स देख लेते हैं, और ये स्किल्स मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दी हैं। आज मैं 1 2 3 नहीं करने वाली हूँ, आज मैं करने वाली हूँ इनको 2 में डिवाइड, और आप खुद से समझ जाएंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। एक है हमारी टेक्निकल स्किल और सेकेंड मैंने कर दी है प्रोफेशनल स्किल्स। नाउ टेक्निकल स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर मैंने मिनी स्किल्स डाल दी हैं, क्योंकि स्किल्स तो सब डिस्कस करनी है। चलिए, सो टेक्निकल स्किल्स में अब आप सोचेंगे कि भाई टेक्निकल कौन सी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल की बात कहाँ से आ गई, हम तो आईटी वाईटी से हैं ही नहीं। तो यहाँ आ जाइए, टेक्निकल स्किल्स का मतलब है वो स्किल्स जो कि एचआर में आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज को इनहेंस करेंगी। अगर आपको एचआर में जाना है तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं, बेसिक कंसेप्चुअल चीजें हैं जो कि पता होनी बहुत जरूरी है, तो वो हम देख लेंगे। वो है हमारी 3, और प्रोफेशनल स्किल्स में आ जाएंगी दूसरी स्किल्स जिनके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स पे, और टेक्निकल स्किल्स में सबसे पहली स्किल आ जाती है एचआर प्रोसेसेस। यस, यू नीड टू नो एचआर प्रोसेसेस। आप अगर किसी भी जर्नलिस्ट प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं, तो जो सबसे बेसिक चीज आएगी और जो आपको प्रॉब्लम भी कर सकती है वो करेगी कि भाई एचआर में काम क्या होता है।
क्या प्रोसेसेस होती हैं, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट आएगा। अब एचआर की प्रोसेसेस कौन सी होती हैं हम वैसे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक मिनी सी स्टोरी बता ही देती हूँ। एचआर की प्रोसेसेस में आ सकता है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पेरोल प्रोसेसिंग, ऑन बोर्डिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना, मीन्स पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद आ सकता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और ऐसे हैं कुल मिला के बहुत सारे 15 फंक्शंस, एडमिन फंक्शंस भी आ सकते हैं, राइट। अगर आपको स्पेसिफिकली आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जो चीजें मेंशन है वो आपको दी हुई है, तो एज एन एचआर जर्नलिस्ट आपको वो करनी पड़ेंगी और ये सारी प्रोसेसेस का पार्ट बनेगा, राइट। हो सकता है आपको किसी माइनर किसी 2-3 चीजों के लिए हायर किया जाए तो सिर्फ वो 2-3 फंक्शंस रहेंगे, अदरवाइज आपके ये सारे फंक्शंस रहेंगे जो कि 15 फंक्शंस हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में सारे फंक्शंस नहीं होते, मतलब ये नॉर्मली स्मॉल साइज या मिडिल साइज में हो सकता है कि आपको बहुत सारे फंक्शंस करने को मिल जाए। अदरवाइज कुछ सेग्रीगेट पार्ट होते हैं, कुछ सेपरेट सेगमेंट्स होते हैं कि ये पार्ट आपको करना है या फिर ये 4-5 फंक्शंस आपके रहेंगे, ओके। बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि वर्क तो बहुत सारा है लेकिन वो ड्यूरेशंस में होता है। लाइक एग्जांपल दें, अगर ऑन बोर्डिंग का, तो ऑन बोर्डिंग रोज तो नहीं होगी, न्यू एम्प्लॉय रोज तो नहीं आएंगे, कभी कभी आएंगे तो वो आपको काम करना है, जब वो आएंगे तो उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है, राइट। सो सारा कुल मिला के ये आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये सारे हमारे प्रोसेसेस आपको एचआर की पता होनी चाहिए कि किस किस में क्या होता है। ये सारी प्रोसेसेस, ये सारे फंक्शंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पीछे के, आप ये प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं, डिटेल में सारे सेशंस आप वहां से देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो आएगी वो है HRIS, यस, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसको मैंने टेक्निकल में इसलिए डाला है बिकॉज आपको ये मैंडेटरीली पता होना चाहिए। अब तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, मैंने इसका एक सेशन बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लें अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि प्लीज कोई डेमो दीजिए। नाउ आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग, वहां पे मैंने सबको कमेंट्स में यही बोला है कि मैं अपलोड करने वाली हूँ, आई वुड बी अपलोडिंग सून, लेकिन यहाँ मैं आज आपसे उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये जो HRIS आप कह रहे हैं कि किसी का डेमो दिखाएं, ये डेमो मार्केट में 50 से 100 प्लस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और हर सॉफ्टवेयर की जो वर्किंग है वो डिफरेंट है, लेकिन जो उनका सेटअप होता है वो बिल्कुल सेम होता है। मतलब कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आपको एक मॉड्यूल मिलेगा, उसमें आपको पेरोल का एक मॉड्यूल मिलेगा, रिक्रूटमेंट का एक मॉड्यूल मिलेगा। उसको सिंपल जैसे आप नौकरी वगैरह चलाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर पहली बार चलाते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, वो बिल्कुल वैसे ही आएगी। लॉगिन्स मिलेंगे आपको, लॉगिन के बाद आप देखेंगे तो आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। मैं ऐसे किसी सॉफ्टवेयर का डेमो नहीं बता सकती हूँ बिकॉज पहली बात तो मैं जहाँ वर्क कर रही हूँ वहां के सॉफ्टवेयर को मैं नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकती हूँ, उसका मैं कोई सेशन नहीं बना सकती हूँ, ओके, बिकॉज दिस इज नॉट राइट। और दूसरी चीज ये है कि मैं और भी कोई सॉफ्टवेयर का ऐसे नहीं बना सकती हूँ वीडियो, बिकॉज वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हर सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, राइट। तो इसलिए मुझे यहाँ पर आपको ये चीज बतानी थी। स्पेशली किसी सॉफ्टवेयर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी जगह पे आ रही है, आप ये पूछना चाहते हैं कि मॉड्यूल में क्या क्या चीज हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है, वहां मैं आपको आंसर कर सकती हूँ और मैं उस पर एक सेशन भी बना सकती हूँ। लेकिन ये जो डेमो वाला सिस्टम है, ये फ्री सॉफ्टवेयर कोई ऐसे अवेलेबल नहीं है, और जो सॉफ्टवेयर नॉर्मली कंपनीज में यूज होते हैं वो फ्री नहीं होते, इसलिए अगर मैं आपको फ्री सॉफ्टवेयर से दिखाऊं भी तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, राइट। सो ये हो गई चर्चा थोड़ी सी HRIS पे, लेकिन ये सीखने जरूरी है, ये आप देख लें इनके सिस्टम सेटअप्स। अगर आपको आप देखते हैं फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं तो उनको लॉग इन करके देखिए कि फ्री अगर आपको मिल रहा है तो वहां पे आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, उनके फ्री वीडियोज होते हैं, वहां से आप इनको चेक कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाती है बारी हमारी थर्ड की। ये तो हो गया हमारा सेकंड, अब आ जाती है हमारी थर्ड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है मेरा फेवरेट भी, ये है लीगल कंप्लायंसेस। नाउ आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप एक HR है, मीडिएटर है, किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। अब यहाँ ये बन जाता है कि एम्प्लॉय की इतनी सी भी क्वेरी आती है तो कौन सॉल्व करेगा, एम्प्लॉयर नहीं करेगा, हमें ही करनी है, ओके। इनफैक्ट हायरिंग मैनेजर वो जिस भी डिपार्टमेंट का है वहां उसके अंडर, हायरिंग मैनेजर के अंडर है, वो अपने मैनेजर के अंडर है, स्टिल वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो मैनेजर भी हमें अप्रोच करेगा, या फिर वो ये भी कह सकता है कि एम्प्लॉय है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे ही डिस्कस करना चाहता है, ओके। सो वो हमें ही सॉल्व करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, चाहे कितने डिपार्टमेंट सेगमेंट हो जाए, चाहे कितने सेपरेट हो जाए, चाहे आप उनको कितना अच्छा सिस्टम बना लो।
सो उसके लिए हमें लीगल कंप्लायंसेस पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे एक्ट्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होते हैं, प्लीज उनको पढ़िए, उनको समझिए। वो सेफ्टी एंड वर्क प्लेस एक्ट है और इससे रिलेटेड एक्ट हैं। उसके बाद है आपका पीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, बोनस, ग्रेचुटी, मैटरनिटी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सारे एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पता होने। हमें पता होना चाहिए अगर इस तरीके की क्वेरी आएगी तो हमें क्या करना है, और इस केस में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉयर के पास। ये सारी चीजें अगर आपको लॉफुली नहीं पता होंगी, लीगली क्या लिखा है, तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। ऑल्दो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि मैंने इतने सारे एक्ट बता दिए और आप इतने सारे एक्टों से डर जाएं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, जब पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुटी या पेरोल करेंगे, पेरोल के सेशंस आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने टीडीएस भी बताया हुआ है, कॉस्ट टू कंपनी, नेट सैलरी कैसे निकलती है, वो सारे आप देख लें। राइट, सो ये आप देखेंगे तो अपने आप ही आपको उसकी कुछ कुछ चीजें पता चलनी स्टार्ट हो जाएंगी कि कितने परसेंट होता है, फिर कैसे कैसे इसको डिपॉजिट करते हैं, कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, क्लेम का क्या प्रोसीजर है, अमाउंट कैसे डिपॉजिट, मतलब सारी चीजें आपको खुद से पता चलनी। आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको खुद से पता चलेंगी भी ये चीजें। कुछ चीजें ऑल्दो ऐसी हैं जो आपको एक्ट्स में पढ़नी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी और हैबिट डालनी पड़ेगी एक्ट को पढ़ने की। देखिए, अगर आप एचआर में ऊपर ग्रो करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीगल में ही अक्सर एम्प्लॉयज मात खाते हैं। अक्सर जो एचआर के प्रमोशंस हायर लेवल पे नहीं हो पाते और वो एक स्टेगनेंट पोजीशन पे रह जाते हैं, वो चाहे कितनी अच्छी उनकी और स्किल्स हों, लेकिन जो ये लीगल वाला पॉइंट है, यहाँ पर बहुत गड़बड़ होती है। अगर आपके पास लीगल चीजें आपको नहीं पता है कि भाई एम्प्लॉय ने मुझे ये कह दिया, एम्प्लॉय ने आके कुछ क्वेश्चन पुट अप किया, या उसकी कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है, या कंपनी से कोई डिफॉल्ट हो गया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपको ये नहीं पता होगा कि भाई लॉ में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और लॉ क्या कहता है, बेसिक वेजेस है, क्या कहता है, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट है, मीन्स पहली बात तो ये समझिए कि जो आपकी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं, जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ के स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस क्या हैं, वहां पर कौन से एक्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं। जैसे पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुटी, ये नॉर्मल से एक्ट हैं, ये सब पे एप्लीकेबल ही होंगे। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज हैं कि इंडस्ट्रीज पर वो कुछ इंडस्ट्रीज पे ही एप्लीकेबल होंगे। अगर आप किसी स्पेशल टाइप की इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में भी आपकी ऑटोमोबाइल है या और कोई है, तो जो वो कंपनी है आप उसमें देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा अरे इस पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। एक्ट एप्लीकेबल होता है तो उसमें वर्कर्स का क्या रोल है, एम्प्लॉयर का क्या रोल है, सैलरी, वेजेस, वर्किंग आवर्स का क्या रोल है। ओके, सो जो पेमेंट्स वगैरह है वो भी उसी हिसाब से डिसाइड होते हैं। यहाँ पे आप फंस सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। मैंने इसको टेक्निकल में इसीलिए ऐड किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोफाइल के लिए। राइट, सो ये हो गई हमारी टेक्निकल स्किल्स जो कि हमें ले लेनी है, अपने अंदर डेवलप कर लेनी है। अब आ जाती है बारी प्रोफेशनल स्किल्स की, और यहाँ तो आपको बहुत कुछ पता हुआ तो हम इसे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपने बहुत सारे स्किल्स के मेरे सेशन देखे होंगे, लेकिन फिर भी हम डिस्कस तो थोड़ा बहुत कर ही लेंगे, साथ में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रोफेशनल स्किल्स में आ जाता है पॉइंट सॉफ्ट स्किल्स, जो कि सबका फेवरेट है, हर जगह सुनने को मिलता है। और सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग, गुड स्पीकर। अब ये क्यों जरूरी है, बिकॉज हम बहुत सारे रीजनल के लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे रीजनल एम्प्लॉयज होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं। लाइक मैं सेशन पे हूँ, सेशन में मैं बहुत सारी कमेंट्स देखती हूँ कि मैम इंग्लिश में आप सेशन कीजिए। अब यहाँ ये डिफिकल्टी है कि मुझे बहुत सारे लोग हिंदी में ही मेंशन करते हैं बहुत सारी चीजें और हिंदी में समझते हैं, और इनफैक्ट जब वो कमेंट्स में इंग्लिश में टाइप करते हैं तो भी पता चलता है कि वो हिंदी में ही ज्यादा कंफर्टेबल हैं। सो इसलिए इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट कि मैं कुछ फॉलोअर्स के लिए इंग्लिश में बनाऊं, बट स्टिल मैं उसका कुछ सोल्यूशन जरूर निकालूंगी, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल होंगे। दैट्स वाई ये सेशंस हिंदी में ही है। सो ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कि हम दूसरों को समझ सकें, दूसरों की बात सुन सकें और दूसरों को समझा सकें। राइट, इसी में सॉफ्ट स्किल्स में एक और स्किल आ जाएगी, परसुएसिव। नाउ व्हाट इज परसुएसिव स्किल? अब ये नई सी बात हो गई, ये क्या है, तो ऐसा लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, तो इसमें कॉम्प्लिकेट मत होइए। परसुएसिव, आप अपनी बात को ऐसे प्रेजेंट करें कि दूसरा मान जाए। यस, मैं अपने सेशंस ऐसे दूं कि आप मेरी बात हर पे बिलीव करें, ये है परसुएसिव स्किल। राइट, मतलब
दूसरे सामने वाले को मना लेना अपनी बात के लिए, इस तरीके से पर्सुएट करना, इस तरीके से अप्रोच करना, इस तरीके से बात को कहना कि वो हमारी बात मान जाए। अब आप सोचिए एज एन एचआर ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम है इंटरमीडियरी, हम है बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के। तो हमारी बात हमें एम्प्लॉयर को भी समझानी है और एम्प्लॉय को भी समझानी है, सामने कैंडिडेट को भी समझानी है, राइट। कंसल्टेंसी से डील कर रहे हैं तो वहां भी समझानी है। तो परसुएसिव स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन स्किल्स में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये हम बहुत बार देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग में हमें बहुत सारे ईमेल्स रीड करने हैं, पॉलिसीज बनानी है। राइटिंग में भी ऑब्वियसली ईमेल्स हमें लिखने हैं। स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये सारी स्किल्स हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड होगा हमारा टीम बिल्डिंग। यस, अब टीम बिल्डिंग की क्यों जरूरत है भाई, हम तो अपना अपना काम करते रहेंगे, खत्म कहानी। कैसे खत्म कहानी? आप एक वो पर्सन है जो कि बहुत सारे एचआर से लिंक्ड होंगे। यस, बहुत सारे एचआर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कोई पेरोल में है, कोई ऑनबोर्डिंग में है, कहीं है। आप एक कनेक्टर हैं, आप इस जर्नलिस्ट प्रोफाइल में हैं, आप एक कनेक्टर हैं। अगर आप किसी लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां तो आप बहुत ही बड़े कनेक्टर हैं। स्मॉल साइज में तो आप खुद अकेले ही सब कुछ डील कर रहे होंगे, तो भी आपको सब डिपार्टमेंट से सारी चीजें कनेक्ट करनी है। और मिड लेवल में भी अगर आप बहुत सारा काम कर रहे हैं और कुछ और भी हैं लोग, तो भी कुछ और भी एम्प्लॉयज हैं, तो आपको उनके साथ भी टाई अप करके और अच्छा से टीम बिल्डिंग करके, टीम वर्क करके काम करना पड़ेगा। लाइक बहुत सारा डेटा है जो इधर से उधर एचआर के बीच में फ्लोट होना है। तो अगर आप प्रॉपर टीम से काम नहीं करेंगे, आप सोचेंगे अरे ठीक है रिक्रूटमेंट हो गया, अब आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ऑन बोर्डिंग की, तो आपने रिक्रूटमेंट वाले से उसका ना प्रोफाइल लिया, ना कुछ समझा कि एम्प्लॉय कैंडिडेट कौन आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है, आपने कोई अरेंजमेंट्स करने के लिए पेन्स नहीं लिए, कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा, है ना। सो यही हमें ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि भाई टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है हमारे एचआर के इस प्रोफाइल में। अगर टीम बिल्डिंग, टीम वर्क हम नहीं मेंटेन कर पाएंगे, नहीं प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है लास्ट, और वो है थर्ड, एंड दैट इज एडेप्टेबिलिटी। नाउ व्हाट इज एडेप्टेबिलिटी? एडप्ट, कुछ एडॉप्ट कर रहे हैं। यस, जो भी चीजें एनवायरमेंट में चेंज हो रही हैं वो सब कुछ अडॉप्ट कर लीजिए। यस, बिकॉज हम है एक एचआर, और जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे, मार्केट में चेंजेस होंगे, कंपनी में चेंजेस होंगे, उससे पहले हमें चीजें बहुत जल्दी कैच करनी है, बहुत जल्दी समझनी है। हमारे अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मार्केट में जो चीजें चेंज हो रही हैं उन्हें कितनी जल्दी हम ग्रैब करें, उन्हें सीखें, उन्हें अपने काम में लाएं। ये वो वेट करने वाला टाइम नहीं है कि हम भी बैठे हैं और हमारे साथ वाले भी बैठे हैं और जब कुछ चेंजेस होंगे तो देख लेंगे यार, ठीक है जब चेंजेस होंगे तो पता ही चल जाएंगे। नहीं, हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं जहां हमें खुद इनिशिएट लेना पड़ेगा, हमें खुद चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एडेप्टेबिलिटी, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सीखना और डिटेल ओरिएंटेड वे में सीखना और उनको इम्प्लीमेंट भी कर देना। यस, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, और वो प्रॉपरली तभी होगा जब हम बहुत जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी से वो सारी चीजें सीख लेंगे। हम ये ना सोचे कि बस एक रिजिड सिस्टम बना दिया, यार बनाया तो था, बना तो हुआ है, काम तो कर रहे हैं सब, क्या दिक्कत है? नहीं, ये नहीं होगा, बिकॉज ऐसा होगा तो हम मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाएंगे, हमारी कंपनी बहुत लो चली जाएगी। ओके, सो ये हो गया हमारा सारी स्किल्स डिस्कस हो गई हैं। आई होप सो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कर दी है। सो एचआर जर्नलिस्ट के सारे फंक्शंस देख लिए, स्किल्स देख लिए कि कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, हम एचआर जर्नलिस्ट बन जाएंगे। लेकिन अब एक क्यूरियोसिटी जो लास्ट रह जाती है वो रह जाती है कि भाई अब ये भी बता दीजिए कि एचआर जर्नलिस्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स कौन से हो सकते हैं। यस, अब ये हो सकते हैं बहुत सारे मिसलेनियस टाइप के, मैंने निकाले हैं आपके लिए कुछ, और वो भी निकाले हैं स्लाइड्स फॉर्म में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचआर जर्नलिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एंड ये बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए भी जो मुझसे कहते हैं कि स्लाइड्स शुड बी इन इंग्लिश। यस, मीन्स देयर शुड बी सबटाइटल्स इन इंग्लिश, राइट। सो दीज स्लाइड्स आर इन इंग्लिश ओनली, आपको देखनी है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मैं बोलने हिंदी में ही वाली हूँ, समझाने में हिंदी में ही वाली हूँ, राइट। सो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। और ऐसे बहुत सारे, ये मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस ढूंढे हैं जिसमें से 5 कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं और उसके बाद कुछ डिटेल क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन पीछे के सारे सेशंस देखने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तभी समझ आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, आप कहेंगे पता नहीं अचानक से क्या हो रहा है। ओके, सो अगर ऐसा भी आप कर सकते हैं, एक बार इस सेशन को देख लीजिए और वहां जाके पीछे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सेशंस देख लीजिए,
तो भी आपको समझ आ जाएगा, राइट। सो चलिए चलते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते। सो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। ये है हमारी फर्स्ट शीट और जहाँ पे मैंने लिख दिया है एचआर जर्नलिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, और यहाँ पे पढ़ लेते हैं, प्लीज वॉच बिलो सेशंस फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब ये क्यों करना है आपको, मैं कई बार कह चुकी हूँ, अगर आप एचआर जर्नलिस्ट के सेशंस देख रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने आए हैं, तो पीछे के सेशंस प्लीज जरूर देख लें। इसमें सबसे पहला सेशन था हमारा एचआर जर्नलिस्ट का, जिसमें मैंने बताया था हु इज एन एचआर जर्नलिस्ट। ये सेशन जरूर देख लें। उसके बाद 15 फंक्शंस डिटेल में आए हैं, तो 15 सेशंस अलग हैं, और उसके बाद है स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम एन एचआर जर्नलिस्ट। अगर आप एचआर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आप डेवलप कर लें और बस बहुत ही आसानी से आप बन जाएंगे एचआर जर्नलिस्ट, राइट। ये सेशंस प्लीज जरूर देख लें, बिकॉज इससे रिलेटेड चीजें मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं डिस्कस करूंगी, क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, वो ही बेटर है, एंड आई होप सो कि आप इसको देख लेंगे। आ गए हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, और यहाँ अब हम देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस। यस, ये है हमारे कुछ 5 क्वेश्चंस जो कि जनरल क्वेश्चंस हैं, जो किसी भी प्रोफाइल में पूछे जाते हैं। मैं जल्दी से रीड कर देती हूँ। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। नेक्स्ट इज what are your strengths, what are your weaknesses, where do you see yourself in 5 years, what do you know about our company, right। ये सेशंस भी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, बिकॉज इनके 10 to 15 मिनट्स के अलग से सेशन है, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही चेक कर लें। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूँगी, राइट। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर अब चलते हैं। इसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। अब आ जाते हैं वो क्वेश्चंस पे जो कि हैं हमारे एचआर से रिलेटेड। ओके, ये तो अभी तक सब जर्नल बात हो गई। फर्स्ट स्लाइड में ज़रूर हमने देखा था कि पीछे की चीज़ें हम सीख लें। अब आ जाते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन एक हमसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एचआर जर्नलिस्ट, या फिर और what needs to be covered in job description of HR journalist in roles section। Now ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो स्ट्रेट पूछ रहे हैं आपसे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो इसका तो सीधा सिंपल क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए कितना घुमा फिरा के पूछा गया है। वो है what needs to be covered in job description of HR journalist in roles section। जॉब डिस्क्रिप्शन में जहां हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करते हैं, वहां पे एचआर जर्नलिस्ट की क्या चीज कवर होगी, क्या क्या चीजें मेंशन करनी होंगी, इसका सीधा सीधा सा है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। ओके, ये घुमा के भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ऐड किया है ना। ये तो हो गया क्वेश्चन डिस्कस। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द टिप्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं टिप्स दूंगी आपको, क्योंकि आंसर्स कुछ भी हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो आंसर्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट करके, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको वो फ्रेम करने होंगे। लेकिन क्या टिप्स हैं, क्या चीज़ें हमें फ्रेम करनी है, क्या चीज़ें उसमें मेंशन करनी ज़रूरी हैं, ये हम देख लेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको आंसर करना है अगर ये क्वेश्चन और तैयार करना है, तो इसका जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है रीड जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी केयरफुली। नाउ यू विल से कि बार बार वही जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी के बारे में आप बात करते हो, यही सब कुछ है जो कंपनी में आपको काम करना है। अगर आप वही बता देंगे जब आपसे पूछा जा रहा है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एचआर जर्नलिस्ट की क्या होंगी, और आप उसी पोजीशन के लिए जा रहे हैं, तो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन रीड कर लीजिए कंप्लीटली एंड ट्राई टू कोट एग्जैक्ट जेडी इन योर आंसर। जो कि जेडी में मांगा जा रहा है आपको करना है वही बताइए, वो ही सेटिस्फाई करेगा उन्हें। अदरवाइज तो आप कुछ भी कहते रहिए, उससे क्या फायदा है कि भाई वो ये भी करता है वो भी करता है, जो उस कंपनी में काम ही नहीं होता उसको मेंशन करके क्या करेंगे, राइट। ऑल्दो अगर जेडी में थोड़ी सी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत ही कम पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ 3rd पॉइंट आ जाएगा आपका मेंशन 15 फंक्शंस। अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं मेंशन है कंपनी की जॉब पोस्टिंग में, आपने जेडी देखा, जेडी में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो आपको भाई आंसर तो अच्छा खासा फ्रेम करना ही है। तो आप क्या मेंशन कर सकते हैं, आपको मेंशन करने हैं 15 फंक्शंस, जो कि एचआर जर्नलिस्ट के 15 फंक्शंस होते हैं, जो हमने डिटेल में देखे पीछे सेशंस में, आपको वही यहाँ पर बता देने हैं। लाइक
थोड़ा सा बता देती हूँ, रिक्रूटमेंट है, पेरोल प्रोसेसिंग है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फ्रेम करना है, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप इसमें, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन है, डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं, वर्क प्लेस सेफ्टी है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। और फोर्थ में मैंने वही लिख दिया है, डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एचआर। जो भी डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो भी एचआर के रहेंगे। ओके, सो यहाँ आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए। पहले सबसे पहले जेडी चेक कीजिए, जेडी में जो चीज़ें मेंशन है उनको अपने आंसर में डालिए, फ्रेम कीजिए। हर बार जेडी डिफरेंट होगा, इसलिए मैं कोई सैम्पल आंसर नहीं दे सकती हूँ। दूसरा, अगर ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो आपको 15 फंक्शंस मेंशन करने हैं और डे टू डे आपको ऑपरेशंस बताना है। ओके, सो आई होप सो। ये बहुत देर तक मैंने रोका भी हुआ है, आप नोट भी कर सकते हैं, अगर कहीं नोट कर रहे हैं नोट करते हुए चलिए, और अपने आंसर्स भी बनाते हुए चलिए। ओके, सो ये देख ले सकते हैं। और अब आ जाएंगे हम अपने 7th क्वेश्चन पे। नाउ 7th क्वेश्चन में भी मैंने कुछ ऑप्शंस देखे हैं, लिखे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला आ जाएगा, व्हाई डू यू थिंक यू आर बेस्ट फिट फॉर दिस पोजिशन, या फिर पूछा जा सकता है why you want to be an HR generalist, why should we hire you, या फिर what makes you qualified for this job। Now ये चारों क्वेश्चन देखिए एक जैसे ही हैं, वो हमसे यही पूछना चाह रहा है, भाई HR जर्नलिस्ट क्यों, ऐसी क्या बात है तुम में, क्यों बनना चाहते हो, राइट। सो इसके टिप्स क्या होंगे, हम क्या चीज़ें इंक्लूड करें अपने आंसर में। सबसे पहली चीज़, मेंशन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर जर्नलिस्ट प्रोफाइल। आप बताइए कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं जो कि जर्नलिस्ट प्रोफाइल के लिए चाहिए होती हैं, जो कि हमने सेशन में देखी। पहले एक जो अभी इससे पहले सेशन आया है जर्नलिस्ट की सीरीज में, उसमें हमने देख लिया कि कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, जिसमें यहाँ छोटा सा बता देती हूँ, प्रोफेशनल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। प्रोफेशनल में हमारी वही सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और एनालिटिकल, और टेक्निकल स्किल्स में हमारी वही स्किल्स जो कि हमारी HRIS हमें पता होना चाहिए, लीगल कंप्लायंसेस पता होने चाहिए। मींस ये चीज़ें आप पोजेस करते हैं, ये बताना है आपको कि ये स्किल्स मेरे अंदर हैं, इसलिए मुझे हायर कीजिए। ओके, नेक्स्ट सेकेंड आप मेंशन कर सकते हैं, ये आ गया यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ यू हैव टू अपग्रेड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है और आप कह रहे हैं कि भाई मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो वहीं ख़त्म हो जाएगी कहानी। ओके, नेक्स्ट इज वही 3 अडेप्टेबल परसुएसिव, जो कि हमने देखा था कि ये स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, नॉलेज ऑफ HRIS एंड लीगल नॉलेज। ओके, ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, यही चीज़ें मैंने नीचे इसमें मेंशन की हुई हैं। 2nd, 3rd, 4th, 5th पॉइंट में आप चेक कर सकते हैं। ओके, ये इसका बेस्ट आंसर हो सकता है, इसको चेक कर लें, नोट कर लें। आगे बढ़ जाते हैं हम 8th क्वेश्चन पे, और ये आ गया हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वी नीड टू कंसिडर वाइल ड्राफ्टिंग पॉलिसीज। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमें पॉलिसीज ड्राफ्ट करते वक्त ध्यान रखनी है। ये नहीं कुछ भी उठा के बस पॉलिसी ड्राफ्ट कर दी कि नहीं ये अच्छी लग रही है उस कंपनी में तो मैंने ड्राफ्ट कर ली अपने यहाँ के लिए भी। पहले देख तो लीजिए वो प्रॉपर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के सेशन में हमने ये देखा भी था, उसको डिटेल में ज़रूर देख लें। यहाँ पर भी पॉइंट्स बता देती हूँ। टिप्स टू आंसर, सबसे पहली चीज़, पॉलिसीज शुड बी प्रोग्रेसिव एंड नॉट एग्रेसिव। कोई भी पॉलिसी अच्छे के लिए होनी चाहिए, ऊपर लेकर जाए ऑर्गेनाइजेशन को। एग्रेसिव पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, उल्टी सीधी पॉलिसी उठा के एकदम से इम्प्लीमेंट कर दी, कल से ये इम्प्लीमेंट होगी, आपने ना टाइम दिया ना टाइम लिया, कैसे उसे प्लान करना है कोई प्लानिंग नहीं करी, और बस ये तो रूल आज से एप्लीकेबल हो गया तो हो गया, आपने कोई इफ्स एंड बट्स चेक नहीं करे, ऐसे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार हम सोचते हैं कि लेबर है या फिर मिड लेवल है या सीनियर लेवल है या मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, सबके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। ये चीज़ गलत है कि ये इस सेगमेंट का है, ये इस सेक्टर का है तो उसके लिए ये पॉलिसी रहेगी, उसके लिए ये रहेगी। पॉलिसीज़ डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं बेस्ड ऑन रोल्स, बट वो इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे कोई पर्सन डिग्रेड हो रहा हो, कोई एम्प्लॉई मीन्स डिग्रेड हो रहा हो, कोई एम्प्लॉई को की अपॉर्चुनिटी
ली जा रही हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको ग्रो करने के लिए ना मिल रही हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, ये ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं इम्प्लीमेंट करनी है। दूसरा, थर्ड, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली, जो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि भाई इम्प्लीमेंट भी तो वो प्रॉपरली हो, क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सब चीज़ें हमें करनी होंगी और तभी हमें उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग्स फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज। यस, ट्रेनिंग्स देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पॉलिसी आ रही है, कैसे इम्प्लीमेंट होगी, क्या चीज़ें हैं, हम चेंज मैनेजमेंट करने वाले हैं, हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कोई न्यू सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो बस उठा के इम्प्लीमेंट कर दिया, एम्प्लॉय को कुछ पता नहीं है और आप कह रहे हैं कि आ गया सॉफ्टवेयर, आपको कुछ पता नहीं है। आपने क्या ट्रेनिंग दी एम्प्लॉय को, राइट? सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये चारों चीज़ें देख लीजिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का सेशन ज़रूर देख लीजिएगा, तभी ये और क्लियर होगा। अदरवाइज ये तो टिप्स हैं ही, ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है अपने आंसर में कि ये चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी हैं, राइट? सो आप इसे नोट कर लें, देख लें बार बार। मैं चलती हूँ अब आगे 9th क्वेश्चन पे, राइट? सो ये है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 9th, और आप देख रहे होंगे इसके बारे में हमने ज़्यादा कभी बात नहीं करी है। इसका सेशन अगर आप चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ टू हैंडल टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉई, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज टर्मिनेशन करना रिक्रूटमेंट करने से बहुत ज़्यादा टफ है। यस, किसी को हायर करना खुशी खुशी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन टर्मिनेशन एक बहुत ही टेडियस टास्क है। यस, किसी को निकाल रहे हैं तो ढंग से निकालना ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सो क्या क्या टिप्स रहेंगे इसे आंसर करने के? आप एचआर जर्नलिस्ट हैं तो ये टास्क हो सकता है आपको मिले, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये टास्क आपको मिल सकता है। तो हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? सबसे पहली चीज़, स्टडी कंप्लीट केस स्टडी। उस कैंडिडेट की, उस एम्प्लॉय की, जो हमारा एम्प्लॉय है जिसको हम टर्मिनेट करने वाले हैं, उसकी कंप्लीट केस स्टडी पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि भाई क्या क्या चीज़ें रही हैं। ऐसा ना हो कि बस आपको इंस्ट्रक्शंस मिले कि भाई आज उसको बोलना है, मना करना है कि वो अब कल से ना आए, और आप भी रेडी हो जाएं और बस उसको शाम को बोल दें तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता ही नहीं होगा व्हाट आर द रीजंस, क्या चीज़ें पीछे से हुई, सारी उसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड, आस्क फॉर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक शो कॉज नोटिस, वार्निंग लेटर्स, मंथली रिपोर्ट्स एट्सेट्रा। नाउ ये क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आ गए, ये कहाँ से आ गया शो कॉज नोटिस? एक बात बताइए मुझे, हम टर्मिनेट कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, राइट? हम निकाल रहे हैं जॉब से, तो कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा किया होगा जिसके वजह से हम उसे निकाल रहे हैं। तो जब उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, मीन्स कोई भी चीज़ कंपनी के अगेंस्ट की है, किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट की है, किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट की है, कोई मिसबिहेवियर है, कोई फ्रॉड है, कुछ भी है, तो उसके लिए कोई ना कोई उसे नोटिस दिया गया होगा, या फिर कोई लेटर इशू किया गया होगा, वार्निंग लेटर, या फिर किसी रिपोर्ट में उसका मेंशन होगा, या कोई ऑफिस ऑर्डर इशू हुआ होगा, कोई सर्कुलर इशू हुआ होगा। वो सारी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए कि उसमें क्या डिसीजंस आए। वही बात है कि पूरी केस स्टडी में उस एम्प्लॉय की कहाँ मिस्टेक थी, क्या कहाँ से बात निकली, कहाँ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कंप्लीट उसकी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप मांग लें, ये पक्का होंगी। टर्मिनेट कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को तो पेपर वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आगे अगर आप लीगल वो केस कर देता है आपके ऊपर, तो आपके पास कंप्लीट फाइल होनी चाहिए कि भाई एक्चुअल रीजंस क्या थे। ऐसे ही किसी को उठा के हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड आ जाएगा, डिस्कस द प्रोसेस विद हायरिंग मैनेजर। जिस भी तरीके से आप बोलने वाले हैं, वो हायरिंग मैनेजर जो उसका बॉस था, जो उसका मैनेजर था, जो एम्प्लॉई है, उससे डिस्कस कर लें ज़रूर, एंड इफ़ पॉसिबल उनके साथ ही इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें। ओके, ऐसा नहीं है कि अकेले गए और 50 लोगों के बीच में जाकर आपने बोल दिया कि भाई तुम तो यहाँ से फायर हो रहे हो और कल से मत आना। दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे। कैंडिडेट को निकालना है, एम्प्लॉय को हमें निकालना है। एम्प्लॉय भी जब काम करते हैं तो समझते हैं, आना जाना लगा रहता है, लेकिन हर चीज़ बिल्कुल डेकोरम में करेंगे, डिसिप्लिन में करेंगे, ठीक से करेंगे, वो तभी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। नेक्स्ट इज कीप इट कॉन्फिडेंशियल। अभी मैंने बोला कि 50 लोगों के बीच में आपने बोल दिया, बहुत ही इंसल्टिंग वे में, कैंडिडेट को कैसा लगेगा? यू हैव टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल। जिसकी बात है सिर्फ उससे करें, हायरिंग मैनेजर से करी और उस एम्प्लॉय से करें। ऑब्वियसली जो बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा जब लेटर्स इशू हुए, सब कुछ हुआ, बट
स्टिल जब आप कैंडिडेट को मना कर रहे हैं और आपको ये टास्क दिया गया है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखें और प्रॉपर प्राइवेटली इसे डिस्कस करें, डिस्क्लोज इट प्राइवेटली एंड पोलाइटली। बहुत ही आराम से बात करें कि बस अब म्यूचुअली हम इस चीज़ को फिनिश आउट कर रहे हैं और प्राइवेटली बात करें। ऐसा नहीं है कि बस सब में शोर मचा दें। ओके सो पढ़ लीजिए, इसको दोबारा से देख लीजिए। आई होप सो आप खुद भी एग्री करेंगे। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको भी अगर कभी टर्मिनेट किया जाता है, ना हो ऐसा कभी भी आपके साथ, लेकिन आप सोच कर देखिए तो आप खुद से रियलाइज़ कर लेंगे कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या क्या चीज़ें मेरे साथ होनी चाहिए। या आपको अगर किसी को टर्मिनेट करना है तो ये पॉइंट्स आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने ज़रूरी हैं ये प्रोसेस करते वक्त। ओके सो ये इसको आप चेक कर लें, अच्छे से देख लें और अपना आंसर इसी के अकॉर्डिंग आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 10th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन से मैं इसे फिनिश आउट करूंगी और वो है हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड ऑन टिपिकल डे एट वर्क। नाउ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि टिपिकल डे क्या है हमें ये पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। नाउ टिपिकल डे इज़ अ डे जो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड डे है, बहुत ही हैक्टिक डे है। ऐसा दिन है जिस दिन हमें सांस भी पूछ कर लेनी पड़ रही है, मतलब ऑब्वियसली वी आर टेकिंग ब्रेथ, लेकिन इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि हम इरिटेट हो सकते हैं, हम हाइपर हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, क्योंकि काम तो करना ही है। किसी दिन बहुत ज़्यादा काम आ गया है तो अपने आप को कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें वो काम हैंडल करना है बहुत अच्छे से। इसके क्या आंसर होंगे, टिप्स टू आंसर। अब यहाँ पे हैं कुछ 5 पॉइंट्स, खुद सोच कर देखिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। डोंट ट्राई टू डिनाई द फैक्ट ऑफ टिपिकल डे। नाउ सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम ये कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, अरे कभी होगा भी काम ज़्यादा तो मैं तो मैनेज कर लूँगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और उसमें क्या हो गया, कभी काम ज़्यादा हो गया। नाउ डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक दिस। ये फैक्ट को डिनाई करना कि टिपिकल डे कुछ नहीं होता है और हैक्टिक डे कुछ नहीं होता है, अपने आप में ये शो करेगा कि आप जानते ही नहीं है कि काम कैसे होता है, क्योंकि ये सिचुएशन आएगी ही आएगी। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लेट भी स्टे करना पड़ता है, या लेट भी स्टे नहीं कर रहे हैं, घर भी जा रहे हैं तो भी आप इवनिंग तक या लेट नाइट कॉल्स पे लगे हुए हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है, ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कंपनी में कि आप ऑक्यूपाइड हैं चीज़ों को लेकर। सो आपको ये डिनाई नहीं करना है। दूसरी चीज़, typical days are more exciting in terms of new learnings and at times difficult in terms of managing multiple tasks. Now यहाँ हम क्या कह रहे हैं, typical days exciting होते हैं किस terms में, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब बहुत सारा काम होगा, बहुत तरीके का काम होगा तो ऑब्वियसली हम कुछ सीखेंगे। तो हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने पॉजिटिव पर्सन हैं, कि इतने ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर सब लोग हाइपर हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी हम सोच रहे हैं कि यार चलो बहुत सारा काम आएगा तो हम कुछ सीखेंगे। ओके सो ये आपको ज़रूर मेंशन करना है। एंड एट टाइम्स डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग मल्टीपल टास्क। मतलब ये बात तो ठीक है कि हम सीखेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो टास्क हैं उनको मैनेज करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी उसी समय तो डिफ़िकल्टी तो आ सकती है। तो ये हम यहाँ पे बता सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आएगा थर्ड, इफेक्टिव टीम वर्क इज़ द की टू हैंडल मल्टीपल थिंग्स एट सेम टाइम। अब इसका क्या मतलब है, टीम वर्क। मैं बिलीव करता हूँ कि भाई मेरी इतनी सारी टीम है, मेरे अंदर 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, या 1 पर्सन भी है, तो मैं बिलीव कर रहा हूँ कि भाई मैं टीम वर्क बहुत अच्छे से करूँगा, बहुत अच्छे से हैंडल करूँगा मल्टीपल चीज़ों को टीम वर्क के साथ। ये नहीं है कि बस मुझे काम मिला है, मैं तो बस अपने आप से करे जा रहा हूँ और मैं ही करके दिखाऊंगा। हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत सारा काम है और मल्टीपल टाइप का वर्क है। आपको एक चीज़ में इंगेज होना है तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब वो दूसरी चीज़ होगी। ऑल्दो यही काम अगर आप किसी और को दे देंगे, डेलीगेट कर देंगे, काम दे देंगे किसी को, तो वो पर्सन वो काम करता रहेगा, उतने ड्यूरेशन में आप कुछ और काम कर सकते हैं और दोबारा आप सुपरवाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ओके सो आप ये बता सकते हैं कि मैं टीम वर्क में बिलीव करता हूँ और इफेक्टिव टीम वर्क से ये काम हैंडल किया जा सकता है। फोर्थ में है प्लानिंग द डे लाइक वॉक इन ड्राइव, ऑन बोर्डिंग ऑफ 10 एम्प्लॉयज़ और वर्चुअल इंटरव्यूज़ या फिर चेंज मैनेजमेंट।
ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि वॉक इन ड्राइव होती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, बहुत सारा काम होता है, उनकी फीडिंग, उनका फॉर्म फिलिंग, फिर उनको अंदर सेंड करना है तो उनका एक सिस्टम होगा उसे सेंड करने का, फिर उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये इस तरीके के डे हो सकते हैं जो कि हैक्टिक हों। नेक्स्ट इज ऑन बोर्डिंग ऑफ 10 एम्प्लॉयज़, एक साथ ही 10 एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, उनकी ऑन बोर्डिंग है। भाई इंट्रोडक्शन तो हमने चलिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल या मीटिंग हॉल में या सेमिनार हॉल में करा दिया, उसके बाद उन कैंडिडेट्स को अलग अलग लेकर जाना है, प्रॉपर जो उनकी प्लेसेस हैं उन्हें वो एलोकेट भी करनी है, ठीक है। और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कंप्लीट करनी है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अगर एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, उसमें हम टीम वर्क जो हमारी टीम है उसको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जैसे वर्चुअल इंटरव्यूज़ हैं, कई सारे वर्चुअल इंटरव्यूज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, तो वो कैसे मैनेज होंगे, कोई तो पर्सन होगा बीच में जो अलग अलग इंटरव्यूज़ को कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, राइट। ऐसे ही चेंज मैनेजमेंट है, अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है चेंज मैनेजमेंट, इतना ईजी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे यू नीड मोर पर्सन्स, क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन के होने से वहाँ पे काम नहीं होगा, ओके। सो इसलिए आपको ये चीज़ नहीं डिनाई करनी है। और फिफ्थ में वही है डेलीगेशन ऑफ वर्क एंड अकाउंटेबिलिटी। यस, यही मैंने बोला, डेलीगेट करना वर्क, अपना वर्क किसी और को देना प्रॉपरली, और अकाउंटेबिलिटी रखना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। इसका मतलब है कि मैंने अगर किसी को काम दिया है और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो मुझे उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, को जो भी आउटकम आएगा, वो मुझे उसके लिए जवाब भी देगा। ऐसा नहीं है कि वो काम अब उसका ही हो गया, आप उससे जवाब भी लेंगे कि भाई ये काम ऐसे क्यों हुआ है, या ये ऐसे हुआ है तो ठीक है, कितना हुआ है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि दे के बस छोड़ दिया, डेलीगेशन ऑफ वर्क कर दिया और अकाउंटेबिलिटी कोई रखी ही नहीं, ओके। आप पूछते रहेंगे, बीच बीच में मॉनिटर करते रहेंगे, सुपरवाइज करते रहेंगे, ओके। सो मेरी तरफ से ये हैं इसके कुछ 5 पॉइंट। बहुत सारे और क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं जितने बेस्ट क्वेश्चंस रख सकती थी, और इसमें भी मैं वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप नॉर्मली आंसर कर देंगे अगर आपने सेशंस देखे हुए हैं रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, स्क्रीनिंग, सोर्सिंग। अगर इन चीज़ों के बारे में, पे रोल, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से आंसर कर देंगे। लेकिन मैंने इसको इसलिए रखा है, मैंने वो क्वेश्चंस पिक करे हैं जो हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते हैं, जैसे टर्मिनेशन हमने कभी डिस्कस नहीं करा, ये टिपिकल डे हमने कभी डिस्कस नहीं करा, टीम वर्क हमने ऐसे डिस्कस नहीं करा। तो मैंने वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं जिससे कि आप यहाँ पर उन्हें आंसर कर सकें। मेरी तरफ से डन है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करूँगी। एंड ये सेशन हेल्पफुल था तो मुझे ज़रूर बताएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारे सेशंस देख लें, कई बार बोल चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो आई होप सो ये बेनिफिशियल थे और आपको समझ आए होंगे। इन्हें बार बार देखिए, बार बार समझिए। आंसर्स हमेशा डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए मैं कोई आंसर कभी नहीं दूंगी। बहुत सारे लोग देखते हैं तो वो स्पेसिफिकली वो सेम लैंग्वेज याद करेंगे, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। हमेशा हमारे पास टिप्स होने चाहिए और हमें बनाना आना चाहिए, बिकॉज हम बनने वाले हैं एचआर, हम किसी नॉर्मल प्रोफाइल के बंदे नहीं हैं, हम हैं एचआर। और एचआर को तो खुद से इतनी सारी ड्राफ्टिंग करनी होगी, और उसमें कोई इंटरव्यू के क्वेश्चन तो बता सकता है, आंसर भी अगर बता देगा तो हम ड्राफ्टिंग क्या करेंगे जब हम एचआर बन जाएंगे, राइट। सो इसी वजह से ड्राफ्टिंग आप खुद से कर सकते हैं, और मुझे भी अच्छे आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्वेरीज मैं जरूर मेंशन करूंगी, और बहुत सारे रिक्वेस्टेड सेशन आने वाले हैं, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।